Namaste bachcho, welcome in my YouTube channel Physics Shine, in which we are doing 11th class और हम उसमें कर रहे थे डायमेंशन और डायमेंशन फॉर्मूला, जिसमें हमने काफ़ी डायमेंशन फॉर्मूला ऑलरेडी डिराइव कर लिए थे। और मेनली ये जो बात है डायमेंशन की, हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर डेफिनेशन के साथ आपको डायमेंशन फॉर्मूला देना होता है, तो उसी को ही हम आगे चलाते हैं। और जो हीट से रिलेटेड, जो थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड जो विमा है उनको हम करेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी, तो हम क्या लिखेंगे, डायमेंशन फॉर्मूला किसके लिए, फॉर थर्मोडायनेमिक, है ना, या फिर ऊष्मा गतिकी, है ना। थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं ऊष्मा गतिकी, और इससे संबंधित जो विमाएं होती हैं हम उसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहला हम कैलकुलेट करेंगे विशिष्ट ऊष्मा। ये शब्द तो वैसे आपने सुना होगा, और थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। विशिष्ट ऊष्मा, या फिर इसको इंग्लिश में कहते हैं स्पेसिफिक हीट, और इसको हम डिनोट करते हैं एस से, स्मॉल एस से, है ना। स्मॉल एस से हम इसको डिनोट करते हैं। तो ये स्पेसिफिक हीट होती क्या है, कोई भी अगर सब्सटेंस है, कोई भी पदार्थ है, ठीक है, उसको आप गर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, या हमने किसी भी चीज को गर्म किया तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़े, है ना। 1 ग्राम सब्सटेंस लिया है और उसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है, जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे हम कहेंगे स्पेसिफिक हीट, है ना। तो स्पेसिफिक हीट का हमारे पास फॉर्मूला है Q, जो हीट हमने जो दी, Q इज इक्वल्स टू MS डेल T। अब क्या क्या है, जो हीट हमने दी, हीट मतलब जितनी हमने एनर्जी दी, तो Q क्या हो गया, एनर्जी, M उस पदार्थ का द्रव्यमान, S उसकी विशिष्ट ऊष्मा है, और डेल T टेम्परेचर में कितना डिफरेंस है। तो अगर हम इससे फॉर्मूला निकालें तो क्या बनेगा, देखो ये होता है हमारे पास स्पेसिफिक हीट, इसका फॉर्मूला बनाना। तो हम क्या लिखेंगे, S इज इक्वल्स टू Q अपॉन M डेल T। अब देखो Q क्या है, ऊष्मा जो हमने उसको दी है, ऊष्मा और ऊर्जा एक ही बात होती है। M क्या होता है, द्रव्यमान, मास, और डेल T क्या है, तापांतर, चेंज इन द टेम्परेचर। तो हम इसे लिखेंगे तापांतर, ठीक है। तो अब हमारे पास सब चीजों की वैल्यू आ गई है, तो हम इसके लिए क्या निकालेंगे, इसका विमेय सूत्र निकालेंगे। तो ऊष्मा और ऊर्जा दोनों का ही विमेय सूत्र क्या होता है, यहां लिखते हैं M1 N2 T माइनस 2, ठीक है। और द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, सिर्फ M1, और टेम्परेचर डिफरेंस मतलब थीटा, है ना। टेम्परेचर डिफरेंस है तो भी टेम्परेचर ही, तो हम इसको लिख देंगे थीटा, ठीक है। अब इसको सबको समराइज कर लेते हैं। तो देखो M की पावर कितनी हो जाएगी, 0 L2 T माइनस 2, और एक नया और जुड़ गया थीटा -1। अब तक हमने हीट से रिलेटेड नहीं की थी, अब कर रहे हैं, इसलिए हमने हीट से रिलेटेड यहाँ लिख दी है। ओके, अब नेक्स्ट है गुप्त ऊष्मा, या इंग्लिश में हम इसे कहते हैं लेटेंट हीट। तो सेकेंड है हमारा इसी में गुप्त ऊष्मा, या हम इसको कहते हैं लेटेंट हीट। अब ये क्या होता है, इसे हम डिनोट करते हैं L से। अब ये गुप्त ऊष्मा होती क्या है, गुप्त ऊष्मा वो ऊष्मा होती है कि जिसे हम किसी भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन करें। अवस्था में परिवर्तन मतलब उसका स्टेट ऐसे चेंज कर रहे हैं कि वाटर है उसे हम गर्म कर रहे हैं, तो किस में चेंज कर रहे हैं, पूरी तरीके से वेपर में चेंज कर रहे हैं, है ना। लिक्विड स्टेट से हम उसको गैसियस स्टेट में चेंज कर रहे हैं। या फिर हमने कोई बर्फ का टुकड़ा लिया, वो किस स्टेट में है, सॉलिड में, और हमने उसको क्या किया, लिक्विड में चेंज कर रहे हैं। तो क्या जब हम उसे हीट देना स्टार्ट करते हैं, तो क्या पूरा का पूरा लिक्विड वेपर में चेंज हो जाता है, या पूरा का पूरा सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है, ऐसा नहीं होता। तो जो ऊष्मा है ना, कि हम उसे गर्म करते जा रहे हैं, लेकिन उसकी स्टेट चेंज नहीं हो रही, तो वो ऊष्मा क्या हो रही है, उसके अंदर जाकर छुप रही है, मतलब गुप्त, है ना। तो जब तक स्टेट चेंज नहीं होती, तब तक हमने जो ऊष्मा उसको दी है कि भाई इतनी ऊष्मा देने के बाद ही वो स्टेट चेंज करना स्टार्ट होगा, तो बाकी बची हुई ऊष्मा कहाँ गई, वो छुप गई, तो उसका नाम हो गया गुप्त ऊष्मा। तो गुप्त ऊष्मा क्या हो जाएगी, लेटेंट हीट। तो हमारे लेटेंट हीट का फॉर्मूला है कि जितनी हमने एनर्जी दी है ना, एनर्जी अपॉन मास, कितने मास को एनर्जी दी है, ये इसका फॉर्मूला होता है। एनर्जी का तो वही वापस से M1 L2
T-2 अपॉन M1 हो गया M0 L2 T-2। तो ये हमारे पास विमा हो गई किसकी, लेटेंट हीट गुप्त ऊष्मा की। उसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं रेखीय प्रसार गुणांक, है ना, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। यहां लिख देते हैं रेखीय प्रसार गुणांक, जिसको हम अल्फा से नोट करते हैं। इन जितनी भी टर्म्स की जिनकी भी हम बात कर रहे हैं और जिनके लिए भी हम विमाएं निकाल रहे हैं, ये सारी टर्म्स हमें पूरी 11th क्लास की फिजिक्स में वैसे भी पढ़ना है, ठीक है। तो आप इस तरीके से टेंशन मत लीजिएगा कि हम इसको, ये तो हमें समझ में ही नहीं आ रहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपको विमा इस चैप्टर में तो वैसे भी निकालनी है। उसके बाद आप जब आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे तो जब भी आपसे कोई डेफिनेशन पूछी जाएगी तो आप उसके साथ उसकी विमा लिखेंगे। तो वो विमा निकालने का तरीका यहाँ बताया गया है। आपको इनको याद वैसे भी करना ही है और आप जब निकालते जाएंगे तो वैसे भी आपको याद हो जाएगी। तो है रेखीय प्रसार गुणांक ये होता है कि हमने कोई चीज है ना, उसे गर्म किया, ठीक है, तो हो सकता है उसकी लंबाई में परिवर्तन हो, है ना, पहले कुछ और लेंथ हो फिर और कुछ लेंथ हो जाए। तो ये जो लंबाई में जो परिवर्तन होता है टेम्परेचर को देने से, है ना, वो उसके प्रोपोर्शनल होता है। जितना टेम्परेचर दोगे उतनी लंबाई में परिवर्तन होगा। तो वो जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है उसे हम कहते हैं रेखीय प्रसार गुणांक, ठीक है। तो अल्फा की जो, इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, इसको क्या कहेंगे, अल्फा, ये है अल्फा। तो रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा क्या होगा कि लेंथ में कितना इंक्रीज हुआ, इसका फॉर्मूला होता है डेल एल अपॉन एल, है ना। तो लेंथ में कितना इंक्रीज हुआ अपॉन इसकी इनिशियल लेंथ क्या थी और हमने कितना टेम्परेचर इसका बढ़ाया, है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे डेल टी, ये फॉर्मूला होता है ना। तो अगर इसका ये फॉर्मूला होता है तो हम कहेंगे इसको, सबकी वैल्यूज रख देंगे, है ना, ये भी लेंथ है ये भी लेंथ है, तो लेंथ के लिए क्या लिखेंगे M0 L1 T0। इसी तरीके से नीचे L है तो M0 L1 T0। और डेल टी क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस को हमने किससे बताया था, थीटा से, तो यहाँ लिख देंगे ओनली थीटा। तो जिसकी देखो M0 M0 L1 L1, तो L1 से L1 कैंसिल हो गया, है ना, 1 - 1 करोगे तो L की पावर 0, तो ये हो जाएगा M0 L की पावर भी 0 T की पावर भी 0 और थीटा की पावर -1। तो ये किसकी यूनिट हो गई, रेखीय प्रसार गुणांक की, ठीक है। अब हम करते हैं इसके आगे। अगला हमारे पास है ऊष्माधारिता, या हम इसको कहते हैं थर्मल कैपेसिटी। अब ये थर्मल कैपेसिटी क्या होती है कि कोई भी जो पदार्थ है वो कितनी हीट को सहन कर सकता है ना, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे थर्मल कैपेसिटी। और ये किसके बराबर होता है, मास इनटू स्पेसिफिक हीट, है ना, द्रव्यमान इनटू विशिष्ट ऊष्मा, है ना, कि उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कितनी है और द्रव्यमान कितना है, तो उन दोनों के गुणनफल के बराबर हम कहते हैं इसको M/S, है ना। तो इसको हम कहते हैं थर्मल कैपेसिटी या ऊष्माधारिता। तो M की और S की दोनों की वैल्यूज हमारे पास है M की, तो M1 है, और S की अभी हमने निकाली थी थीटा -1, L2 T-2 थीटा -1। तो बस इनको कनेक्ट करके लिखना है, हो जाएगा M1 L2 T-2 थीटा -1। ओके, ये हो गया हमारे पास ऊष्माधारिता, या हम इसे कहेंगे थर्मल कैपेसिटी। उसके बाद है 5वें नंबर पे सी में ताप प्रवणता, है ना। अब ये ताप प्रवणता क्या होती है, इसको हम कहते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। जिस तरीके से हमने वेग प्रवणता पढ़ी थी, है ना, लंबाई के साथ साथ जब हम जल के स्तर की बात कर रहे हैं तो वेग में जो परिवर्तन आना था, वेग नदी के बहने के लिए हमने आपको बताया था, उसी तरीके से ताप प्रवणता की अगर किसी चीज की लंबाई में परिवर्तन, लंबाई के साथ साथ टेम्परेचर में जो परिवर्तन हो रहा है उसे हम कहेंगे ताप प्रवणता। जैसे हमने कहीं छड़ ली है और उस छड़ में को हमने गर्म किया है ना, अब एक सिरे से हमने गर्म करना शुरू किया है, जैसे हमने इस तरीके से कोई छड़ ली हुई है ना, रोड है, इधर से शुरू किया, तो अब देखो ये तेज गर्म होगा, धीरे 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 ये दूसरे सिरे को भी गर्म करेगा। तो अलग अलग लंबाई पर अभी टेम्परेचर क्या होगा, अलग अलग होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, टेम्परेचर ग्रेडियंट। ताप में लंबाई के साथ परिवर्तन, चेंज इन टेम्परेचर विद लेंथ, है ना।
तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? अभी टेम्परेचर कितना है? ताप में परिवर्तन, चेंज इन टेम्परेचर अपॉन लंबाई। टेम्परेचर को किससे बताते हैं? टी से तो टाइम को बताते हैं, टेम्परेचर को थीटा से बताते हैं, लंबाई को एल से बताते हैं। तो एल -1 थीटा की पावर 1। जैसे आप चाहो तो m0 और t0 भी लगा सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया ताप प्रवणता, टेम्परेचर ग्रेडियंट का। नेक्स्ट हम करते हैं इसी में ऊष्मीय चालकता। ऊष्मीय चालकता, इसको हम कहेंगे थर्मल कंडक्टिविटी, है ना। कि अगर कोई पदार्थ है, जैसे विद्युत धारा बहती है तो उसमें हमें चालकता रहती है ना, कि जो पदार्थ ऊष्मा का चालन करता है, विद्युत धारा का चालन करता है, वो चालक होते हैं। उसी तरीके से जो पदार्थ ऊष्मा का चालन करते हैं वो कैसे हो जाएंगे? ऊष्मीय चालक हो जाएंगे। तो उनकी चालकता कितनी होती है? जैसे हम रो निकालते थे उसमें, तो यहाँ पर क्या होगा? ऊष्मीय चालकता। ठीक है, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा में बना देती हूँ, ये सिग्मा। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? सॉरी, इसको के से डिनोट करते हैं, सिग्मा से नहीं करते। थर्मल कंडक्टिविटी को के से डिनोट करते हैं। तो के का फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं इसका। ये होता है QL अपॉन AT डेल थीटा। ठीक है, क्या फॉर्मूला बना? QL अपॉन AT डेल थीटा। अब यहां देखिए, यहां पर Q क्या है? ऊष्मा, L क्या है? लंबाई, है ना। A क्या है? क्षेत्रफल, T क्या है यहाँ पे? समय, यहाँ देखो समय भी आ गया है, और डेल थीटा क्या है? तापांतर, है ना। तो सभी की विमाएं लिखिए। अब आप भी कोशिश कीजिए, अब तो आपको आ चुका होगा। ऊष्मा के लिए जो हम लिख रहे थे ऊर्जा, वही वाली विमा लिख रही है। लंबाई के लिए L लिखना है, क्षेत्रफल के लिए L² लिखना है, समय के लिए T लिखना है, तापांतर के लिए थीटा लिखना है। तो बताइए इसकी कितनी आएगी? मैं आपको टाइम देती हूँ। चलिए, ऊष्मा का क्या होता है? M1 L2 T-2, ये हम यूज करते हुए आ रहे हैं। देखो, पहले हम बल का यूज करते हुए आ रहे थे, और ऊष्मा और ऊर्जा की हम कंटिन्यूअसली इसमें यूज करते हुए आ रहे। तो अब आपको याद हो गई होगी। लंबाई का सिंपली L1, ठीक है। अब देखिए, क्षेत्रफल का L², समय का T, और तापांतर का थीटा। अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पाते हैं, है ना, तो घातों का नियम आप लगाकर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? जैसे मैं लिख दिया M कहाँ आ रहा है, देखो ऊपर 1 बार ही आ रहा है, तो 1 बार लिखे। अब यहाँ पे देखो L2 यहाँ पर भी है और L2 यहाँ पर भी, तो 2 - 2 0 हो गया, तो ये हो गया L0। अब यहाँ पे देखो एक और L है यहाँ पर, तो 0 नहीं होगा, 1 होगा, है ना। 2 और 1 3 हो गया, 3 में से 2 गया तो 1, और t की पावर -2 है, और t की पावर -1 ऊपर जाएगी तो t रेज़ टू -3 और थीटा रेज़ टू -1। तो अब ये विमेय सूत्र हो गया आपका ऊष्मीय चालकता का। ठीक है, अगला है हमारे पास 3 और है ऊष्मा से रिलेटेड। ऊष्मीय प्रतिरोध, जिसे हम कहते हैं थर्मल रेजिस्टेंस, है ना। जैसे प्रतिरोध होता है विद्युत धारा के प्रभाव में जो बाधा उत्पन्न करते हैं, उसी ऊष्मा प्रभाव में जो बाधा उत्पन्न करते हैं वही ऊष्मीय प्रतिरोध होगा, है ना। तो R की वैल्यू क्या होती है? डेल थीटा अपॉन पर सेकंड में कितनी हीट ट्रांसफर होती है, तो डेल थीटा अपॉन Q/T। और इस फॉर्मूले को और सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी डेल थीटा इंटू T अपॉन Q। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे, क्या वैल्यू आ जाएगी? देखो, थीटा की वैल्यू वापस से, थीटा समय है इसलिए कैपिटल T, और नीचे Q था, है ना। Q फिर से M1 L2 T-2। तो अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और वैल्यू आ जाएगी M-1 L-2 T। देखो, ये ऊपर जाके 2 हो जाएगा ना, 2 और 1 3, और थीटा रेज़ टू 1। ओके, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर थर्मल
रेजिस्टेंस डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट इज वोल्टेजमान कांस्टेंट, जिसे हम के से डिनोट करते हैं। तो ये वोल्टेजमान कांस्टेंट आता किस में है? ये इसमें आता है, फॉर्मूला होता है हमारे पास एनर्जी का, है ना। गैसों के लिए हम जब एनर्जी का फॉर्मूला निकालते हैं E बराबर 3/2 kT, है ना, कि जितना ताप बढ़ाया जाता है ऊर्जा का मान भी उसी आधार से बढ़ता है। तो ये वोल्टेज मान का नियम है और उसमें हम कांस्टेंट निकालते हैं ये K। तो K की वैल्यू देखो यहाँ से कितनी हो जाएगी, K बराबर 2/3 E/T। अब देखो हमने विमीय सूत्रों में क्या पढ़ा है कि जो भी संख्याएं होती है उनमें कोई उसकी कोई विमा नहीं होती क्योंकि उनका नाम मान निश्चित रहता है। तो E/T की वैल्यू हमें निकालनी है। अब E क्या हो जाएगा, देखो E K बराबर E का मतलब होता है एनर्जी, है ना। एनर्जी हम हर बार लिखते हुए आ रहे हैं M1L2 T-2 अपॉन नीचे क्या है, T टेम्परेचर है, थीटा। तो ये वैल्यू हो जाएगी M1L2 T-2 थीटा माइनस। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है गैस कांस्टेंट, जिसे हम डिनोट करते हैं R से। ये कहाँ से आता है? ये हमारा आता है कि जो आदर्श गैस समीकरण होती है आप लोगों ने पढ़ी होगी, PV = nRT, n जितने मोल गैस होती है उसके लिए। तो ये तो फिक्स इक्वेशन है ना। तो जो PV = RT अगर एक मोल गैस के लिए लिखे, है ना, RT, तो P तो यहाँ होता है प्रेशर, दाब, V होता है वॉल्यूम, R होता है गैस कांस्टेंट, T होता है टेम्परेचर। तो यहाँ से हम R की वैल्यू निकालेंगे तो PV/T आएगा। ठीक है, अब आप लोगों को दाब की जो हमने पहले निकाली थी वही विमा रखनी है, V की वैल्यू भी हमने पहले निकाली थी वही विमा रखनी है, और T मतलब टेम्परेचर। तो चलो ये बहुत इजी है इसलिए आप सॉल्व कीजिए, मैं आपको 2 सेकेंड देती हूँ इसके लिए, 2 मिनट। कोशिश की आपने? तो ये हो जाएगा M1L-2 3, है ना, अपॉन वॉल्यूम की L3 अपॉन टेम्परेचर की थीटा। सॉरी L-1 तो अब इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ आपकी वैल्यू आ जाएगी R के लिए ब्रैकेट M का 1 का 1 ही रहेगा, L का देखो -1 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, तो L की वैल्यू 2 हो जाएगी और T -2 और थीटा -1। तो ये हो जाएगा R की वैल्यू आपके पास सॉल्व हो जाएगी। अब हम करेंगे कि ये तो हमने किससे संबंधित करी थी, सारी विमाएं ऊष्मा से संबंधित, है ना, जो थर्मोडायनेमिक्स है, जिसमें हम वस्तुओं को गर्म करते हैं या उससे ऊष्मा से रिलेटेड जो भी उनके गुण होते हैं उनकी बात करते हैं। अब हम करते हैं कि जब हमारा कोई सर्किट हो, ऐसा विद्युत क्षेत्र हो, तो विद्युत क्षेत्र से रिलेटेड कौन कौन सी टर्म होती है उससे रिलेटेड भी थोड़ी सी आपकी विमाएं हैं, हम उनको सॉल्व करते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो शुरू करते हैं विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित विमाओं के लिए। सबसे पहले निकालेंगे हम आवेश, है ना। तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ये आपने पढ़ा हुआ, ये I = dq/dt। इसी तरीके से अगर क्यों निकालना तो क्या हो जाएगा, धारा इंटू समय, है ना, करंट इंटू टाइम। तो देखो हमारा क्या फॉर्मूला था, I = q/t था, तो Q को हमने क्या निकालते हैं, I × T। धारा को हम किसमें नापते हैं, एम्पियर में, तो A का 1 था और समय का क्या था, T की पावर 1, तो क्या हो जाएगा A1T1। इसी के आगे चलते हैं विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं। जब हम किसी विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं, है ना, विद्युत क्षेत्र में अगर हम किसी आवेश को लाते हैं, है ना, तो लाने में जो हमको काम करना पड़ता है, किया गया कार्य, वो किस पे रूप में संचित हो जाता है, ऊर्जा, और वो ऊर्जा कहलाता है उसका विभव। तो अगर दो बिंदुओं के बीच विभवांतर निकालना है तो कार्य किसको करना है, किसी भी आवेश को लाने का कार्य करना है ना, है ना, तो हम हो जाएगा कार्य बटा आवेश, है ना। तो विभवांतर को हम डिनोट करते हैं V से, और ये होता है वर्क करना पड़ रहा है हमको आवेश को, जैसे ये विद्युत क्षेत्र है ना, इसके अंदर हम किसी आवेश को लेके आ रहे हैं, लेके आने में जो काम करना पड़ेगा ना वर्क, वो क्या कहलाएगा उसका विभव, तो वर्क अपॉन चार्ज, है ना, कार्य बटा आवेश। तो इसका मान कितना, देखो कार्य का हमें पता ही है क्या होती है विमा, M1L2 T-2।
और चार्ज की अभी हमने निकाली A1 T1, तो क्या हो जाएगा M1 और L2, तो ऐसे कैसे रहेगा, देखो t की पावर -2 यहाँ पे और 1 इधर है, तो कितनी हो जाएगी t की पावर -3A1। इसके बाद है अगला हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे पता करते हैं कि कोई भी विद्युत क्षेत्र है उसमें उस आवेश पर कितना बल लग रहा है ना, एकांक आवेश पर लगने वाला बल, या फिर हम E को जो डिनोट करते हैं वैसे डिनोट करते हैं E = B/D। तो V क्या होता है, ये विभव है ना, तो इस विभव का मान बोलिए M1 L2 T-3A1, और L क्या है, लंबाई, कितनी दूरी है ना, तो इसको हम डिनोट करेंगे L1 से। तो देखो L2 ऊपर है, 1 नीचे है, तो 1 माइनस हो गया इसमें, तो फाइनली इसकी विमा आ जाएगी हमारे पास M1 L1 T-3A-। ठीक है, तो ये हो गया आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए कितनी इसकी यूनिट होती है। अब आगे करते हैं। अगला है हमारे पास प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध। प्रतिरोध का R बराबर क्या होता है, V/I है ना, तो ये हो जाएगा M1 L2 T-3A-1, और इसकी क्या वैल्यू है, I की A ही है, एम्पियर में ही नापते हैं हम, तो आप इसको सॉल्व कीजिए, कितनी वैल्यू आई है जल्दी से बताइए मुझे। यही लिख देते हैं M1 L2 T-3A-2, तो ये हो जाएगी प्रतिरोध की विमा। ठीक है, प्रतिरोध वर्ड तो छोटा सा लेकिन इसकी विमा थोड़ी सी लंबी है। ठीक है, अगला है हमारे पास धारिता। इसको हम डिनोट करते हैं C से, है ना, तो धारिता क्या होती है, C = Q/V, आवेश अपन विभव, है ना, कोई भी चीज है उसमें वो कितना विद्युत क्षेत्र को भर सकती है, कितना आवेश भर सकती है ना, धारिता मतलब भरना ही होता है, तो Q/V, Q का होता है E1 T1, और V का क्या होता है M1 L2 T-3A-1। सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, देखो A-1 ऊपर जाएगा तो A+2 हो जाएगा, पहले यहाँ से लिखेंगे M1 -1 L -2 T -3 प्लस होके ऊपर चल जाएगा तो 4, -3 + 1 है तो 4 हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा, +3 और +1 4, और A⁻² हो जाएगी 2, तो ये हमारी विमा हो जाएगी धारिता की। ठीक है, अब हम करते हैं धारा घनत्व, करंट डेंसिटी। इसको हम कहते हैं कैपेसिटेंस। ठीक है, करंट डेंसिटी होती है J से हम लेना होता है I/A। I क्या है, धारा, एकांक क्षेत्रफल की धारा के लिए घनत्व निकालते हैं मास/वॉल्यूम, उसी तरीके से धारा का निकालेंगे तो धारा बटे हुए उसका कितना एरिया है ना, तो धारा का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ए ही होता है, ए धारा किसमें नापते हैं एम्पियर में, और एरिया किसमें नापते हैं L² में, ये जाएगा N0 L-2 T0 A1, ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया धारा घनत्व का। अगली हम राशि कर रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र से रिलेटेड, तो हम निकाल रहे हैं इसमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हम B से डिनोट करते हैं, है ना, तो F का फॉर्मूला चुंबकीय क्षेत्र पर लगने वाला बल किस पर करता है, I, कितनी धारा प्रवाहित हो रही है L × B, तो जब मुझे B निकालना है तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, B = F/I × L। F क्या है, बल, है ना, तो बल की वही विमा है M1 L2 L1 T-2, है ना, M1 L1 T-2, और I क्या होगा A1, और L क्या होगा, सिर्फ L, लंबाई, तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे, कितनी वैल्यू आ जाएगी M1 L0 हो जाएगा, देखो यहाँ भी L1 है और यहाँ भी L1 है, T-2 A-1, तो ये किसकी विमा हो गई, चुंबकीय क्षेत्र की, M1 L0 T-2 A-1। अब हम निकालते हैं सीधे आगे यूनिट नंबर फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको फाई से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला था B × A, है ना, B मतलब यही जिसकी हमने अभी विमा निकाली है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और A क्षेत्रफल कितना है, तो देखो M1 L0 T-2 A-1, और A का क्या हो जाएगा L²,
तो देखो ये फिर से वही वाला बन जाएगा, m1 तो है ही, बस यहाँ पे l2 आ जाएगा, t-2 a माइनस, है ना। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर फ्लक्स। ओके, अब इसके बाद आता है हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट, चुंबकीय आघूर्ण, जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट। ओके, इसको हम m से नोट करते हैं, है ना। और m का फॉर्मूला होता है हमारे पास टॉ अपॉन b। टॉ मतलब बल आघूर्ण जो हमने पहले निकाला था, और b जो हमने अभी निकाला था। तो चलो जल्दी से बता दो, टॉ की क्या हो जाती है, m1 l2 t-2 अपॉन b कितना था, m1 l0 t-2 a माइनस। क्या यही था? एक बार फिर से आप भी चेक कर लीजिएगा। तो सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी, देखो m1 से m1 भी कैंसिल हो गया, तो m0 l2 t यहाँ भी -2 यहाँ भी -2, तो t की पावर 0 हो जाएगी, है ना, और a + 1। तो ये किसकी विमा हो गई हमारे पास, चुंबकीय आघूर्ण की विमा हो गई। अब हमारे पास सिर्फ एक विमा और बाकी है, उसके बाद हमने लगभग हमारे कोर्स की सारी विमाएं कर ली है। आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। अगला हमारे पास लास्ट है प्रेरकत्व, ठीक है, जिसको हम L से डिनोट करते हैं, और L का फॉर्मूला होता है E। E वही इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसको हम स्मॉल e भी लिख सकते हैं, और हम इसको चलो हम इस तरीके से लिख देते हैं, है ना। प्रेरित जो विद्युत वाहक बल होता है ना, वो होता है ये आप 12th क्लासेस में वैसे भी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा पढ़ने वाले हो, है ना। तो L = वैसे माइनस होता है तो माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता। L = E क्या है, विद्युत वाहक बल है, तो विद्युत क्षेत्र del t अपॉन del I, है ना। del t क्या है, समय अंतर, और del I क्या है, धारा में अंतर। जैसे भी किसी भी कॉइल में, जब एक कॉइल में, जैसे आपने ट्रांसफार्मर पढ़े होंगे, उसमें कॉइल होती है ना, कुंडली, उसमें जब धारा में परिवर्तन होता है तो दूसरी कुंडली में भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है ना। तो वही सिद्धांत यहाँ पे है, उसी से ये जो कांस्टेंट आया था L, उसे हम कहते हैं प्रेरकत्व, कुंडली का प्रेरकत्व या प्रेरण गुणांक भी कहते हैं इसको, है ना। तो L = E del t अपॉन del I। अब हमारे पास E की वैल्यू क्या है, जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अभी निकाला था वही है m1 l2 t-3 a-1 del t is t, और I क्या है, एम्पियर। ठीक है, तो सॉल्व कीजिए इसे। m1 l2 t-2, देखो -t इधर है और 1 इधर है इसलिए, और a-1 यहाँ है, और ये ऊपर आएगा तो -1, तो t की पावर a⁻²। तो m1 l2 t-2 a-2, इसी के साथ खत्म होती है हमारी सारी विमाएं। अब हम अपने अगले वीडियो में करेंगे विमीय सूत्र जो हमने बनाए हैं, क्यों बनाए हैं, है ना, तो इनके क्या उपयोग है, इन्हें हम अपने अगले वीडियो में करेंगे, फिर करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो आप तब तक इनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। ओके, बाय।